हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको फिजिक्स जो हमारा पहला लेसन था पहली बुक का, तो मैं उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट आपको बताने वाला हूं, जिसमें हमारा पहला हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम स्टूडेंट्स ये कैसे पता कर सकते हैं, तो ये जो डेरिवेशन है वो मैं आज आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ, और इस लेसन के आगे की जितनी भी हमारी थ्योरी है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स हमने मान लिया, हेडिंग है हमारी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने जो है यहाँ से एक बिंदु मान लिया, ये बिंदु हमारा जो है स्टूडेंट्स हमारा Q है, और ये Q जो है वो हमारा प्लस का है, जिसमें स्मॉल r दूरी पर, यानी कि यहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु मैंने यहाँ पर P मान लिया, जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमारा एक बिंदु है प्लस का Q आवेश, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो होगा किस तरीके से? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला होता है, तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे में r²। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा कि हमारा जो Q1 है वो यहाँ पे प्लस का Q दिया हुआ है, और जो Q2 है वो हमें पता नहीं है, तो हम इसे अपने पास से Q0 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 तो हमारा Q है और Q2 हमें पता नहीं, तो हमने Q0 मान लिया। बीच की दूरी हमारी स्मॉल r है, तो ये r² ऐसे ही रहेगा। अब होता क्या है, हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक हमारा फॉर्मूला होता है, वो होता है E बराबर F/Q0। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला होता है E बराबर F/Q0। तो इस फॉर्मूले में हम F का मान हम लगा देंगे, ये वाला जो हमने अभी लिखा है। ये हो जाएगा E बराबर F का मान हम लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे r², और इसके बटे में जो है हमारा आ जाएगा Q0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे Q0 से ये Q0 तो कट जाएगा, और ये आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। और इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन प्रति कूलम, इसका आंसर, इसका मात्रक होगा। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो हमने किस तरीके से फॉर्मूला हमने लगाया, बल का फॉर्मूला लगाया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे Q1 की जगह पे हमारे पास में प्लस का Q है, लेकिन Q2 को हमें पता नहीं। तो Q2 जब हमें पता नहीं होता है तो हम वहाँ पे Q0 लगा देंगे, क्योंकि हमें इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो है E बराबर F/Q0। अब हमने यहाँ पे F का मान लगा दिया, ये वाला, बटे में जो Q0 था वो Q0 से कट जाएगा। अब जो बचा है वो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पे एक कंप्लीट हो जाता है। इसकी थ्योरी जो है हम इसी के बेस पे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण उसमें r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से आप 2 या 3 लाइनों की थ्योरी लिख सकते हैं, उसके बाद में हम यहाँ से अपना डेरिवेशन स्टार्ट कर देंगे, तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है। तो आप आगे आते हैं दूसरे डेरिवेशन के साथ। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा वो है वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। अब हमें क्या करना है कि वैद्युत आवेश के कारण, यानी कि करंट के कारण किसी बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना। स्टूडेंट जो विभव होता है हम उसे वोल्टेज भी कह सकते हैं, कि हमें उसके वोल्टेज निकालने हैं कि किसी बिंदु पर हमारा वोल्टेज कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका आपको एक डेरिवेशन के लिए चित्र बना देता हूँ।
जो हमारा यहाँ पे हमने मान लिया एक बिंदु है, वो हमारा प्लस का क्यू आवेश का बिंदु है। अब इस बिंदु से स्टूडेंट्स कुछ दूरी पर हमने इस तरीके से ये हमने दूरी अनंत तक बांट ली। अब क्या करना है हमें, हमने यहाँ से इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर ए बी सी एंड डी, हमने इस तार को छोटी छोटी दूरियों में बांट लिया, जिसे हमने नाम दिया है ए बी सी डी। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से मैंने देखा कि Q से A तक की दूरी तो मैंने मान ली R, और यहाँ से Q से मैंने B तक की दूरी मान ली R1 यहाँ तक, और यहीं से Q से मैंने C तक की दूरी मान ली R2, यहीं से मैंने R3 दूरी मान ली D वाली बिंदु का। तो इस तरीके से मैंने आपका चित्र ये बना दिया है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम एक तार लेते हैं जो हमें नहीं पता कितनी लंबाई का है, तो जब हमें किसी तार की लंबाई पता नहीं होती तो हम उसे अनंत मान लेते हैं, और इस तार को हमने छोटी छोटी दूरियों में डिवाइड कर लिया है। पहली दूरी को हमने पहले सिरे से नाम दिया है स्मॉल r दूरी पर, दूसरा बिंदु है R1 दूरी पर, तीसरा बिंदु है R2 दूरी पर, और चौथा बिंदु जो है वो है हमारा R3 दूरी पर। तो इसके लिए हम आगे क्या करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम थ्योरी इसकी देखेंगे। तो थ्योरी किस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उसमें R दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए A से अनंत तक की दूरियों को छोटी छोटी दूरियों में बांट लेते हैं, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, प्लस क्यू वाले बिंदु से ए वाले बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस क्यू आवेश के कारण ए बिंदु पर बल। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण ए बिंदु पर हमारा बल कितना है। तो बल का फॉर्मूला जो है हम F बराबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा FA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट्स हमारा जो Q1 है वो तो हमारा प्लस का Q है, Q2 जो है वो हमें नहीं पता, तो हम फिर से वही करेंगे, ये तो Q1 हो जाएगा, यानी कि Q2 है हमें पता नहीं, तो ये हमारा Q0 हो जाएगा। और ए बिंदु तक की जो दूरी है वो है हमारी स्मॉल r, तो हम यहाँ पे स्मॉल r लिख देंगे। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण, अब इस बार हम क्या करेंगे, बी बिंदु पर बल। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा प्लस क्यू आवेश के कारण ए बिंदु पर बल, उसी तरीके से करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बी बिंदु पर बल। तो बी वाले के लिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एफ के साथ में हम बी लगाएंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान Q, Q2 का मान तो हमें यहाँ पे भी नहीं पता, तो यहाँ पे भी Q0 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट जो हमारी Q से B तक की दूरी है वो R1 है, तो यहाँ पे हम लेंगे R1 का स्क्वायर। अब जैसे हमने FA निकाला है, FB निकाला है, यानी कि A बिंदु पर बल और B बिंदु पर बल, इसका हम निकालते हैं औसत बल। तो यहाँ लिखेंगे औसत बल। औसत बल जो होगा स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला है अंडर रूट में FA गुणा FB। अब जैसा कि हमने देखा अंडर रूट में है, हम दोनों के मान लगा देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R स्क्वायर, और गुणा में है FB का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जैसा कि हमने देखा यहाँ पे हमारा अंडर रूट के अंदर है, तो हमें संख्या बाहर निकालनी है। तो यहाँ पे 1/4 पाई जो है हमारा एप्सिलॉन नॉट, एक यहाँ है एक यहाँ, तो इसका जोड़ा बन जाएगा, तो जोड़े से जो है संख्या एक ही बाहर निकल पाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे Q0 का भी जोड़ा बन गया है, तो यहाँ पे Q0 भी बाहर आ जाएगा। R का स्क्वायर है, R1 का स्क्वायर है, तो यहाँ से इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा।
तो स्टूडेंट औसत बल हमें मिल गया 1/4πε0 क्यू नॉट बटे r1। अब ये हमारा औसत बल है तो हम इसे लिख देंगे F से। तो स्टूडेंट्स मेद से यहाँ तक आपको इतना काम हमारा समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट इसके आगे क्या होता है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो हम परीक्षण आवेश निकालते हैं, जैसे कि हमने उस पर परीक्षण करना है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लिखेंगे परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। स्टूडेंट्स ये है कि जो परीक्षण आवेश है हमारा, हमने यहाँ पे बिंदु B पर हमने परीक्षण किया है, तो यहाँ पे परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है, हम उसको अब आगे याद करते हैं कि हमें इसको करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने अभी लिखा है, परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, तो हमें बिंदु B से A तक लाने में, परीक्षण आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो उसका जो फॉर्मूला है कार्य स्टूडेंट W से लिखते हैं। बिंदु B से A तक ला रहे हैं तो WBA हमने यहाँ पे लिख दिया, तो फॉर्मूला हो गया WBA बराबर औसत बल गुणा बीच की दूरी। तो स्टूडेंट्स इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं WBA। स्टूडेंट जो औसत बल था हमारा वो था 1/4πε0 क्यू नॉट बटे r1। तो स्टूडेंट्स अब हमें बीच की दूरी कैसे पता करनी है, तो बीच की दूरी पता करने के लिए हम देखेंगे इसे। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ बीच की दूरी ये वाली पता करनी है, तो ये बीच की दूरी मुझे कैसे पता चलेगी। तो आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है हमारी वो r1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो r है। यदि हम इस पूरी दूरी में से आधी दूरी को घटा दें तो हमें यहाँ की दूरी मिल जाएगी r1 माइनस r। तो यही चीज़ मैं आपके यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो ये दूरी हो जाएगी हमारी r1 माइनस r। अब आगे क्या लिखते हैं, WBA बराबर 1/4πε0। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा क्यू नॉट है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो r1 है उसे हम इसके बटे में दोनों के साथ लिख देंगे। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, r से r कट जाएगा, r1 से r1 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा WBA बराबर क्यू की गुणा हम यहाँ पे कर देते हैं 1 से 1/4πε0, और यहाँ बचेगा 1/r माइनस 1/r1। तो WBA हमारा हमें मिल चुका है क्यू नॉट बटे 4πε0 1/r माइनस 1/r1। इसके आगे इसी तरीके से हम निकालेंगे WCB WDC। स्टूडेंट्स इसी प्रकार हमने लिखा है, इस जैसे हमने WBA का मान निकाला है उसी प्रकार निकालेंगे WCB। तो जो हमारा क्यू नॉट है वो तो हमारा सेम ऐसे ही रहेगा 4πε0, लेकिन जैसे हमने देखा ब्रैकेट में WBA निकालने पर हमने देखा यहाँ पे 1/r माइनस 1/r1 आया। उसी तरीके से जब WCB निकालेंगे तो उसमें हम निकालते हैं बटे में हमारा आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। और जब हम इसी तरीके से WDC निकालेंगे तो हमारा क्यू नॉट बटे 4πε0 और बटे में ब्रैकेट में आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r3। तो ये तो हमारे सारे बिंदु हमारे यहाँ पे हमें D तक पता चल चुके हैं, लेकिन अगर मैं D से आगे इसी और बिंदु पे निकालना चाहूँ तो इसी तरीके से हमारा वो आगे का प्रोसेस चलता रहेगा। अब आगे हमने देखा ये अनंत है, तो हम निकालते हैं अनंत पर। तो जो कार्य हमारा W अनंत है, तो अनंत से पहले एक पॉइंट होगा हमारा अनंत -1। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमें ये W अनंत -1 पता नहीं चल पाया,
तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स ये 100 है, मैं आपसे पूछने लगूँ कि 100 से एक डिजिट पहले क्या आता है, तो आप तुरंत बता दोगे वो 99 आता है। तो ये आपको कैसे पता चला 99 आता है? क्योंकि हमने 100 में से एक माइनस कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि अनंत से पहले क्या आएगा, तो आप तुरंत बता देंगे कि अनंत से पहले अनंत माइनस 1 आता है। उसी तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे W अनंत अनंत माइनस 1। तो आगे जो हमने लिखा क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारे कॉमन सब्जेक्ट कॉमन है, तो हमने कॉमन होते साथ यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हमारी छोटी डिजिट होगी वो होगी अनंत माइनस 1, और जो बड़ी डिजिट है वो होगी 1 बटे अनंत। इस तरीके से हमने जो हमारे सारे बिंदुओं पर जो कार्य है वो हमने कार्य निकाल लिया है। इसके बाद हम निकालते हैं किया गया कुल कार्य। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हम कुल कार्य निकालने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला लिख दिया कि कुल कार्य जो है हमने W बराबर सारे कार्यों को जोड़ दिया है। तो अभी आपने देखा कि W में यानी कि कार्यों में जो हमारा क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो मैंने यहाँ पे सभी से कॉमन ले लिया, और जो बीच में था वो था 1 बटे R माइनस 1 बटे R1। अब यहाँ पे प्लस W CD में था 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, और यहाँ से था 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R3। अब जैसे आगे चलते रहेंगे तो फिर आगे था 1 बटे अनंत माइनस 1 और माइनस 1 बटे अनंत। अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पे ये माइनस प्लस माइनस आगे होता तो ये भी कट जाता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बचता है वो है क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे बचता है ब्रैकेट में 1 बटे R माइनस 1 बटे अनंत। क्योंकि हमारा अनंत की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो अनंत को हम छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा। फिर से हम लिख देते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू नॉट बटे R। तो ये हमारा कार्य यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स अब आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमारा फॉर्मूला हमें निकालना है विभव, तो उसका जो फॉर्मूला होता है तो स्टूडेंट वो होता है B बराबर W अपॉन क्यू नॉट। ये हमारा फॉर्मूला वोल्टेज का है, तो हम यहाँ पे B बराबर W का मान लगा देंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है क्यू नॉट बटे R। अब बटे में आ जाएगा पूरे के क्यू नॉट से क्यू नॉट यहाँ पे कट जाएगा, और जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आ जाएगा B बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q बटे R। क्योंकि ये मैंने वोल्टेज निकाला है, तो वोल्टेज का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, और यही हम प्रूफ कर रहे थे। तो हमारा ये आगे आकर के प्रूफ हो चुका है। डेरिवेशन क्योंकि स्टूडेंट्स लंबा है, बड़ा है, इसलिए आपको समझने में 2-3 बार वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है डेरिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इसको समझ करके अपने नोट्स बनाते रहें और समझते रहें। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव कहा गया है। द्विध्रुव यानी कि जिसके 2 ध्रुव होते हैं वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब जैसे हमें इसमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें भी पहला पॉइंट है अक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि अक्षीय स्थिति जो कहा गया है ये ऐसी कौन सी कंडीशन में बोल रहा है। तो जैसे स्टूडेंट्स आपने मैथ में पढ़ा होगा कि इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है, यहाँ पे हमारा मूल बिंदु 0 होता है, तो यानी कि ये जो है हमारा x अक्ष होता है, तो ये जो होता है स्टूडेंट्स हमारा ये y अक्ष होता है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका पहले तो हम चित्र बना देते हैं। चित्र बनाते हैं, चलिए। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमने पहले वैद्युत द्विध्रुव मान लिया कि जो हमारा 2 ध्रुव वाला एक तार है जिसका हमने बिंदु मान लिए A तथा B को मैं यहाँ पे ऊपर मान देता हूँ, और A मैंने यहाँ पे ये मान दिया। तो स्टूडेंट्स मेरे ये 2 ध्रुव वाला एक तार है, और मुझे क्या करना है अक्षीय स्थिति में। तो स्टूडेंट जो हमारा अक्ष होगा वो ये अक्ष है,
अगर हम इस अक्ष की स्थिति में यानी कि इसी के आगे एक बिंदु मान लें तो हम उस बिंदु को मान लेंगे P। यानी कि ये जो हमारा अक्ष है ये हो गया AB, और इसी के आगे मैंने एक बिंदु मान लिया, वो मैंने बिंदु P मान लिया, जो कि हमारे इस अक्ष के ठीक सामने की स्थिति में है। इसी को हम कहेंगे ये हमारी जो है अक्षीय स्थिति है, जो हमारे ठीक अक्ष के सामने आ रही है। अब यहाँ पे हमने जो देखा A बिंदु, उस पर माइनस का Q आवेश मान लेते हैं और यहाँ पर प्लस का Q आवेश। और इस जो A और B के बीच की दूरी होगी स्टूडेंट्स, वो होगी हमारी 2L। और इस दूरी को 2L को अगर हम दो बराबर भागों में बांट दें तो ये इधर L भाग में बट जाएगी और इधर भी L भाग में बट जाएगी। तो इस तरीके से ये जो दूरी है हमारे बीच की, वो 2L दूरी हमने बराबर बराबर भागों में बांट दी। जो आधा भाग L इधर हो जाएगा, आधा भाग L इधर हो जाएगा। फिर क्या होता है, जो इसके जो मध्य बिंदु की दूरी है, यहाँ से हमने इस P बिंदु के जो बीच की दूरी है यहाँ तक, हमने इस दूरी को R बिंदु मान लिया। यानी कि इसके मध्य बिंदु से मैंने P बिंदु तक की दूरी स्मॉल r मान ली। अब बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ से आधे से P बिंदु तक की दूरी स्मॉल r है और यहाँ से आधे से B बिंदु तक की दूरी हमारी स्मॉल l है। तो मुझे यहाँ से B वाले बिंदु से P वाले बिंदु तक की दूरी क्या होगी, तो हम इस पूरी दूरी में से आधी दूरी को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगी r माइनस l। तो ये हमारी B बिंदु से P बिंदु तक की दूरी हमें पता चल जाएगी। अब इस पे हम थ्योरी इस तरीके से बनाकर लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण उसमें उत्पन्न स्मॉल r दूरी पर, वैद्युत द्विध्रुव AB के कारण मध्य बिंदु से r दूरी पर एक स्थित बिंदु P लेते हैं, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, A बिंदु पर माइनस Q आवेश तथा B बिंदु पर प्लस Q आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी है हमारी 2L है। फिर आगे हम यहाँ लिखते हैं प्लस Q आवेश के कारण, यानी कि प्लस Q आवेश के कारण कहा है स्टूडेंट, तो यानी कि प्लस Q आवेश जो है हमारा B वाले बिंदु पर है। प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि स्टूडेंट्स जो हमारा प्लस का Q आवेश है, इस बिंदु के कारण P वाले बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। और हमें पता है स्टूडेंट, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। और R जो होगा स्टूडेंट वो हमारा R माइनस L होगा, तो मैं यहाँ पे R माइनस L का होल स्क्वायर कर दूंगा। और यहाँ पे हमने प्लस के Q आवेश के कारण निकाली है, तो हम इसे E1 मान लेंगे। और प्लस का Q कहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लस का Q लिया है और इसे बना दूंगा समीकरण नंबर 1। अब इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस का Q जो है स्टूडेंट्स वो हमारा यहाँ से है। अब जैसे मैंने यहाँ पे B वाले बिंदु से P वाले बिंदु तक की दूरी R माइनस L निकाली थी, उसी तरीके से अगर A बिंदु से P वाले बिंदु तक की दूरी ज्ञात करें तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी दूरी होगी हमारी वो R प्लस L हो जाएगी, जो A वाले बिंदु से P वाले बिंदु तक हम मान लेंगे। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर 2। अब एक बात मुझे याद रखनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने प्लस का Q आवेश लिया था तो मैंने यहाँ पे प्लस का Q लिया, लेकिन जब मैंने यहाँ पे माइनस का Q लिया है तो मुझे यहाँ पे Q के आगे माइनस लिखना पड़ेगा। तो माइनस लिखने के बाद ये मेरी समीकरण नंबर 2 हो जाती है। फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसका परिणामी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे परिणामी तीव्रता, और परिणाम निकालने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम दोनों तीव्रता को जोड़ देते हैं, E1 प्लस E2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर, यहाँ पे हमने देखा कि Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हमने Q को और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से बचेगा हमारा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर,
तो यहाँ पे माइनस होने की वजह से यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और बटे में आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करना है हमें स्टूडेंट, यहाँ पे देखना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है और यहाँ पे आर प्लस एल यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हम अंदर सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में आर माइनस एल इसका होल स्क्वायर, आर प्लस एल इसका होल स्क्वायर दोनों आ जाएंगे और इस ब्रैकेट की 1 से गुणा इधर हो जाएगी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इस ब्रैकेट की गुणा यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये हो जाएगा ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये माइनस होने की वजह से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2RL हो जाएगा और बटे में स्टूडेंट्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्मूला बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और बाहर इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे ये प्लस के हैं और माइनस के हैं तो ये कट जाएंगे, तो ये बचेगा ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे जुड़ के हो जाएगा 4RL। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, हमने आर जो है आर का मान बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एल से, इसलिए एल को हम नगण्य मानते हुए छोड़ देते हैं। तो ये आर स्क्वायर बाहर इसका स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा ये 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं, 2 गुणा 2। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने 2R अलग कर दिया और इस Q को अंदर ले लेते हैं 2QL बटे में R की घातें जो है स्टूडेंट वो हो जाएंगी 4। अब हमारा एक फॉर्मूला होता है 2QL बराबर हम लिख सकते हैं P और यहाँ से R की एक घात यहाँ पे कट जाएगी, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से स्टूडेंट्स 2QL की जगह पे P हो जाएगा और 2 यहाँ से ये बचा तो ये हो जाएगा 2P बटे R की घात 3। तो ये इस तरीके से हमारा इतना जो ब्रैकेट में है ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम और यही हमारा प्रूफ हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने करा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में। जिस तरीके से मैंने आपको ये डेरिवेशन करके इस तरीके से बताया है, ये जो है आपको बार बार रिपीट करना है, इसका रिवीजन करना है तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और समझने के लिए अच्छा भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया है तो स्टूडेंट इसको बार बार देखें, वीडियो को रिपीट करके देखें, अपने नोट्स बनाएं प्रॉपर तरीके से, तब आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट डेरिवेशन कराते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। अभी इससे पहले हमने जो आपको बताया था वो बताया था अक्षीय स्थिति में, तो इस बार है निरक्षीय स्थिति में। तो जैसे अक्षीय स्थिति का मतलब बताया था, सबसे पहले हम जानेंगे कि निरक्षीय का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो हमारा ये अक्ष होता है, ये अक्ष हमारा जो है वो A और B है। अगर हम इसी के सामने किसी बिंदु को मान लेते हैं तो वो हमारा अक्षीय स्थिति मानी जाती है, लेकिन अगर हम इस लाइन से अलग स्थिति में, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बिंदु मान लिया तो वो इसकी स्थिति से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो इस बिंदु को हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति में। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमने ए बिंदु से इस बिंदु को मिला दिया और बी वाले बिंदु से भी इस बिंदु को हमने मिला दिया। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने ये बिंदु माना है P, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सीधा जो लंब है वो इस ए बी लाइन पर मान लेते हैं। जैसा कि हमने पता है कि यहाँ से ए बी से जो दूरी है एक दूसरे के बीच की वो 12 है। अगर इसको आधा आधा बांट लें तो वो हमारा L एक साइड में हो जाता है और L दूसरी साइड में हो जाता है। अब क्या किया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो मैंने मान लिया स्मॉल r है। तो जैसा कि हमने देखा
ये एक समकोण त्रिभुज सा बन जाता है, जिसमें मुझे यहाँ पे कर्ण का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ये आधार हो जाता है L, लंब हो जाता है R। तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमारा जो कर्ण होगा वो हमारा L² प्लस R² होगा। इसी तरीके से इधर भी हमारा L² प्लस R² जो होगा वो हमारा कर्ण हमारा होगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अगर इस बिंदु को हम सामने सीधा इस तरीके से मान लें तो ये जो लाइन हमारी आगे जा कर के आगे आ जाती है, हम इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार E1 से प्रेजेंट करेंगे। और जैसे कि अगर हम इसको सीधा इस तरीके से मान लें तो सीधा जो आएगा ये हमारा E के साथ आ जाएगा, और अगर इसी तरीके से इसको देखें तो ये हमारा E2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा कोण बनता है ये एंड ये बनते हैं हमारे थीटा डिग्री के कोण। तो इस तरीके से क्या होता है, एक फॉर्मूला हमारा बन जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि कोस जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारा आधार बटे कर्ण होता है, इसीलिए हमारा जो यहाँ पे आधार है वो ये है, और जो कर्ण है हमारा वो अंडर रूट में L² प्लस R² है। अगर इसकी थ्योरी की बात मैं करूँ तो इसके अनुसार हम थ्योरी लिखेंगे कि AB वैद्युत द्विध्रुव के कारण, AB वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसमें R दूरी पर स्थित, AB वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसमें R दूरी पर एक स्थित बिंदु P लेते हैं, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ज्ञात करनी है। और AB के जो बीच की दूरी है स्टूडेंट वो हमारी 2L है, जिसको हम आधी आधी दूरियों में L बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें वही करना है जो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पे लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो हमारा यहाँ पे Q हमने लेना है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा प्लस Q और माइनस Q है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारा माइनस Q है और यहाँ पे हमारा प्लस का Q है। तो प्लस Q के कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस का Q रहेगा, और जो R का मान है स्टूडेंट्स वो हमारा रहेगा अंडर रूट में L² प्लस R², L² प्लस R², और इसका हो जाएगा स्क्वायर। और स्क्वायर होने की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका अंडर रूट हटा देते हैं। और ये बन जाता है हमारा समीकरण नंबर A। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, माइनस Q के कारण यहाँ लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का Q। इसी तरीके से अंडर रूट जब हटा देंगे तो यहाँ पे भी L² प्लस R² बचेगा, और ये बना देंगे समीकरण नंबर A। तो स्टूडेंट्स अब आगे क्या करते हैं, जो हमें परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला लगाना है तो वो हम ये वाला लगाएंगे E1 प्लस E2। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि cos जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार जो है स्टूडेंट वो हमारा L है, और जो कर्ण है वो L² प्लस R² है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लगा देंगे E बराबर E1 का जो मान है वो हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने Q कॉमन ले लिया, और यहाँ पे जो अंडर रूट में हमारा ये मान था वो हम या तो पहले ऐसे लिख देते हैं, या फिर इस तरीके से हम इसको बाद में, या तो फिर स्टूडेंट्स ऐसा कर लेते हैं जैसे कि हम यहाँ पे सीधा इसका मान लगा देते हैं। अब हमने जैसे यहाँ पे पहले लिख दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमने लिखा Q बटे L²
प्लस आर स्क्वायर। अब जैसा कि कोस थीटा का मान हमारा ये है, तो हम यहाँ पे इसके साथ में गुणा में लिख देते हैं एल बटे अंडर रूल में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से हम यहाँ पे ई टू का मान लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, कोस के साथ में जो हमारा माइनस होता है, कोस के सापेक्ष में जाने के बाद में हमारा जो होता है वो प्लस हो जाता है। एक आपने देखा होगा जैसा कि रूट्स होता है कोस माइनस थीटा, तो जैसे कोस के संपर्क में जैसे ये माइनस आता है तो वो हमारा प्लस हो जाता है, और ये प्लस का कोस थीटा होता है, इसलिए हमारा जो ये माइनस है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कोस का जो मान है हमारा वो हो जाएगा एल बटे अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि 1/4πε0 क्यू एल यहाँ पे जो है हमारा वो कॉमन आ रहा है, और अगर देखें तो यहाँ पे बीच में प्लस होने की वजह से यहाँ पे हमारा ये 2 हो जाएगा। एक जैसी संख्या होने की वजह से यहाँ पे ये जुड़ करके दो संख्याएं हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे, अब देखा जाए स्टूडेंट्स तो हमारा यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का एक घात है, और यहाँ पे अगर देखे जाए तो यहाँ पे अंडर रूट को आधी घात मान लिया जाता है, और आधी घात और एक घात को जब हम प्लस करेंगे, जैसे एक घात प्लस आधी घात, जब इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे एलसीएम मान करके ये 2 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2q जो क्यू एल है और क्यू एल यहाँ पे प्लस होने की वजह से एक जैसी संख्या है, तो ये जोड़ करके हो जाएंगे 2ql, और यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो पूरे की ब्रैकेट की घात हमारी 3/2 हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारी पूरे ब्रैकेट की घात में 3/2 हो जाती है, और जैसा कि हमने पिछले उसमें बताया था कि 2ql जो होगा वो हमारा स्टूडेंट्स p के बराबर होता है। अब जैसे ये p के बराबर होगा तो हम यहाँ पे 2ql की जगह पे p लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इसको आगे का पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2ql = p, और यहाँ पे हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि r जो है हमारा वो बहुत बड़ा है l से, इसलिए l को हम नगण्य मानते हुए उसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा e बराबर 1/4πε0, 2ql की जगह पे हम p मान लेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आर स्क्वायर है उसके बाहर 3/2 घात, अब इस 2 से ये 2 घात कट जाएंगे, तो e बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और p/r की घात 3। इस तरीके से ये ब्रैकेट जो है हमारा प्रूफ हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये जो डेरिवेशन है स्टूडेंट वो बिल्कुल हमारा सेम अक्षीय स्थिति की तरह है। जिस तरीके से मैंने आपको ये डेरिवेशन अक्षीय स्थिति में प्रूफ कराया था, उसी तरीके से ये निरक्षीय स्थिति में भी वैसे ही होता है। थोड़ा सा चेंज है, केवल हमें परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लगाना है। केवल इतना मान आप समझ जाते हैं तो फिर आपको इसे करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे कराते हैं दूसरे पार्ट में नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में स्टूडेंट्स फिर से हम वही डेरिवेशन के लिए अगर इसका वही चित्र बनाएंगे, जैसे हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, और इस वैद्युत द्विध्रुव में ही हमने अक्ष की स्थिति में यानी कि इसी से थोड़ा सा आगे को हमने एक बिंदु P मान लिया। अब अक्षीय स्थिति में जो हमने AB द्विध्रुव माना है उसकी जो बीच की दूरी है स्टूडेंट वो हमारी 2L है। अब 2L जब इसकी बीच की दूरी है और यहाँ पे हमने माइनस का Q आवेश एंड यहाँ पे हमने प्लस का Q आवेश, और इसी के मध्य बिंदु से P वाले बिंदु तक की जो हमारी दूरी होगी वो स्टूडेंट्स हमारी स्मॉल r दूरी होगी, जिसमें हमारा ये जो दूरी हमें निकालनी है वो हमारी r - l आ जाती है। और अगर हम A बिंदु से यहाँ तक की दूरी माने तो वो हमारी r + l आ जाती है, यहाँ से लास्ट वाले बिंदु तक।
अब इसकी अगर हम थ्योरी देखें तो वो होगा इस तरीके से कि ए बी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में पी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए ए बी की दूरी को 2L मान लेते हैं और इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव हम ज्ञात करते हैं। तो करने का तरीका बिल्कुल सेम वही है, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव। पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करा था, पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे और इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम P बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। और वैद्युत विभव में V बराबर फॉर्मूला होता है 1/4πε0 प्लस Q आवेश है तो यहाँ पे प्लस का Q, हम यहाँ पे लेंगे प्लस का Q और बटे में जो हमारी दूरी है स्मॉल r उसको हमने लिया है r माइनस एल और यहाँ पे हमने ये V1 लिया है और समीकरण नंबर हो जाएगी 1। इसी तरीके से लेंगे माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव, ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 और जैसे कि हमने देखा माइनस का Q आवेश लिया है तो हमने माइनस ले लिया और यहाँ पे बीच की दूरी हो जाएगी हमारी r प्लस एल और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। फिर हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसका कुल विभव और कुल विभव ज्ञात करने के लिए हम V बराबर V1 प्लस V2, क्योंकि स्टूडेंट्स कुल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों पार्टों को जोड़ना पड़ता है। यहाँ पे हमने क्या करना है, B में हमने देखा कि जो हमारा Q है और 1/4πε0 है वो कॉमन है तो यहाँ से हमारा बच जाएगा r माइनस एल और यहाँ पे प्लस था और माइनस होने की वजह से यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा r प्लस एल। अब जैसा कि हमने देखा यहाँ पे Q/4πε0 तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये दोनों जो पार्ट हैं r माइनस एल और r प्लस एल दोनों ही हमारे एलसीएम में आ जाएंगे। r प्लस एल की गुणा हम इधर कर देंगे, माइनस होने की वजह से यहाँ के चिन्ह हमारे बदल जाएंगे, r से r हमारा कट जाएगा तो हो जाएगा V बराबर Q/4πε0 और यहाँ पे l प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2l बटे में फॉर्मूला बन गया r² माइनस एल स्क्वायर का। करना स्टूडेंट्स हमें वही है, r जो है हमारा काफ़ी बड़ा है l से, इसलिए l को हम नगण्य मानते हुए छोड़ देंगे तो हो जाएगा V बराबर 1/4πε0 Q की गुणा हम 2l से कर देंगे और यहाँ पे हमारा r² रह जाएगा। अब 2QL की जगह पे हम P रख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 2QL की जगह P/r² और इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे वोल्ट इसका मात्रक एंड ये हो जाता है हमारा प्रूफ। तो स्टूडेंट्स जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया है ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल मैं इसको मानता हूँ कि आपको इसे समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। जिस तरीके से केवल मैंने ये सिंपल फॉर्मूले लगा करके इसकी गुणा भाग और आपको पता होना चाहिए 2QL की जगह पे हमारा हमने P लगाना है और हमने यहाँ पे r² यानी कि जो r है उसको हम बड़ा मानते हैं यानी कि L से, यानी कि L को हम नगण्य मानते हुए इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। L जो होती है स्टूडेंट वो हमारी तार की जो लेंथ जो होती है उसका व्यास में आता है और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो हमारी तार की जो गोलाई होती है, जो मोटाई होती है। इसी तरीके से हम इसको R को यहाँ पे L से बड़ा रखा गया है। स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लास्ट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में। तो स्टूडेंट्स जो हमारा निरक्षीय स्थिति में है वो मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे हमारा हमने एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसमें ए बिंदु पर माइनस का Q और बी बिंदु पर प्लस का Q और इनके जो बीच की दूरी है हमारी वो हमने 2L मान ली है। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक बिंदु हमने दूर मान लिया P, अब इसको हमने A से मिला दिया और इसको ही हमने P से मिला दिया और इसके जो हमारी बीच की दूरी है स्टूडेंट्स वो हो जाती है हमारी R। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या देखना है, जो हमारा इसमें कर्ण होगा वो होगा हमारा L² प्लस
आर स्क्वायर, और यहीं पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब सिंपल तरीका इसका करने का वही है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्लस के क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला वही है, b बराबर, जैसे b1 बराबर लिखेंगे 1/4πε0 प्लस का q है तो q बटे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा r का मान अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसी तरीके से करना है, माइनस का q आवेश के कारण पे बिंदु पर विभव, इसे लिखेंगे b2 बराबर 1/4πε0 एंड माइनस का q बटे अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कुल विभव, जिसमें हम कुल विभव निकालते समय v बराबर v1 प्लस v2 कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा v1 का मान जो है वो 1/4πε0 q बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये माइनस हो जाएगा 1/4πε0 एंड q बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको आगे पीछे देख सकते हैं। अब हमने देखा ये दोनों एक जैसे हैं और एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, तो फिर b बराबर हमारा 0 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स हमारा जो है निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वो हमारा 0 होता है, और हम इसको प्रूफ कर रहे थे, और यही हमें पता चलता है कि निरक्षीय स्थिति में, यानी कि जो वोल्टेज की जो स्थिति होती है, निरक्षीय स्थिति में जो वोल्टेज होता है वो हमारा 0 वोल्ट होता है। ये तो सिंपल था, केवल हमने इसमें b का जो मान लगाया वो ये था, एक प्लस का एक माइनस का कट जाता है तो ये 0 हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जितने भी हमने डेरिवेशन कराए हैं वो सारे के सारे समझ में आए होंगे। आप अपने नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये नोट्स आगे तक आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए। और मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे डेरिवेशन के साथ में मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ये स्टडी जारी रखिए, पढ़ते रहिए और खूब मेहनत कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपकी अच्छी परसेंटेज ज़रूर आएगी। तो स्टूडेंट्स ये लेसन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आगे के जो नेक्स्ट लेसन के जो हमारे डेरिवेशन है उसके लिए हम आपको मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं और उनसे भी सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।